Hello all, welcome back to our channel. And we had started class 9th history for Maharashtra State Board, in which the first chapter is sources of history. So in this chapter we are going to study about the sources of history. हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है। देखो हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर हमें कैसे पता चला कि पास्ट में ये हुआ था या वो हुआ था। जैसे एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। ये हम सब पढ़ते हैं कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन हम तो तब थे नहीं। ठीक है, 1947 में तो हम थे नहीं, तो हमें कैसे पता कि 1947 में हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था। तो इसके लिए ना हमें पढ़ने होते हैं सोर्सेस हिस्ट्री के। देखो कुछ ऐसी बुक्स होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे उस टाइम के न्यूज़पेपर होंगे, उस टाइम की मैगज़ीन्स होंगी, या उस टाइम पे कुछ लोगों ने लेटर्स वगैरह लिखे होंगे। तो उन सब को पढ़ के हमें ये पता चला कि 1947 में एग्जैक्ट हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगज़ीन्स हो गई, लेटर्स हो गए, ये सब जो है इनको हम बोलेंगे सोर्सेस। ठीक है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो हमने 6th क्लास से तो 8th क्लास तक एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती है, एक होती है एंशिएंट, एक होती है मिडीवल और एक होती है मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में हम हड़प्पन संस्कृति, वैदिक कल्चर, ये सब पढ़ते हैं। मिडीवल में हम बीच का टाइम पढ़ते हैं और मॉडर्न में हम पूरा इंडिपेंडेंस के बाद का पढ़ते हैं। ठीक है, दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। तो इस साल 9th क्लास में हम हिस्ट्री कौन सी पढ़ेंगे? हिस्ट्री तो पढ़ेंगे, पर कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे? इंडिया की हिस्ट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट मतलब बाद में, और इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद, मतलब 1947 से अभी तक। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2023। तो 1947 से 2023 तक की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? 9th क्लास की हिस्ट्री में। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। देखो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री, इन दोनों हिस्ट्री के सोर्सेस अलग अलग होते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस अलग अलग होते हैं। आप देख रहे होगे कि हर साल जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, 8th में आपने हिस्ट्री पढ़ी, 7th में आपने हिस्ट्री पढ़ी, सारी हिस्ट्री की बुक्स में ना फर्स्ट चैप्टर यही होता है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो हम ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? हमने ये ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ लिया है और 7th क्लास में पढ़ लिया है, 6th क्लास में भी पढ़ लिया है, पर फिर हम 9th क्लास में ये फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि जब हमने 8th क्लास में पढ़ा था हिस्ट्री, तो 8th क्लास की हिस्ट्री जो थी ना वो मिडीवल हिस्ट्री थी। कौन सी हिस्ट्री थी? मिडीवल हिस्ट्री थी। और जो 7th क्लास की हिस्ट्री थी वो थी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 9th क्लास में कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमको सोर्सेस फिर से पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के सोर्सेस अलग अलग होते हैं। अगर इन तीनों के सोर्सेस सेम होते तो हम इसको फिर से नहीं पढ़ रहे होते। We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in audio-visual medium। तो हम हिस्ट्री को बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज की मदद से पढ़ते हैं, जैसे कि रिटन सोर्सेज मतलब मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर वगैरह, वो सब जो आते हैं वो रिटन सोर्सेज में आते हैं। न्यूज़पेपर हो गए जो लिखे हुए हैं, जैसे न्यूज़पेपर उस टाइम पे लिखे हुए थे, या फिर मैगज़ीन्स हो गए, या उस टाइम पे जो लोग लेटर्स लिखते थे, या फिर कोई भी बुक्स होते थे, ये सब जो है ये रिटन सोर्सेज में आते हैं। फिर आते हैं मटेरियल सोर्सेज में। मटेरियल सोर्सेज में क्या आएंगे? कोई भी चीज़ जो आपको दिखती है, जैसे उस टाइम के सिक्के हो गए, ठीक है, ये सब आगे मटेरियल सोर्सेज में। फिर आ गया ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज मतलब लोगों से सुना हुआ। अगर 1947 का कोई पर्सन होगा जो अभी तक ज़िंदा है, ठीक है, बहुत कम ऐसे पर्सन होंगे जो अभी तक ज़िंदा है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो हमें मुंह ज़बानी बता सकता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो ऐसे जो बोलते हुए बताते हैं उसको बोलते हैं ओरल सोर्सेस। ठीक है, एंड सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। या फिर उस टाइम पे अगर जो हम देखते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होती थी, तो उसमें भी कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो ऐसी
चीज़ें, देखिए टीवी में ऑडियो भी है, सुनाई भी देता है, और विजुअल भी है, मतलब हम उसको देख भी सकते हैं, इसीलिए टेलीविज़न को ऑडियो विजुअल मीडियम बोलते हैं। तो ऑडियो विजुअल मीडियम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है टेलीविज़न, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट of various sources at the regional, state, national as well as international level. We can write history with the help of these sources. अब मॉडर्न टाइम में जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें रीजनल लेवल पे क्या हुआ, मतलब अगर हम समझिए महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं तो आप रह रहे होगे, मान लीजिए आप नागपुर में रह रहे हैं, अमरावती में रह रहे हैं, वर्धा, अकोला, कहीं भी रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन नागपुर, ठीक है। अगर आप नागपुर में रह रहे हैं तो वो हो गया आपका रीजनल कि आप नागपुर में क्या हुआ था। फिर आ गया स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल हो गया हमारा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लेवल पे पूरे महाराष्ट्र में क्या हुआ था। फिर आता है नेशनल लेवल पे, नेशनल मतलब इंडिया के लेवल पे, तो इंडिया के लेवल पे क्या हुआ था। साथ ही इंटरनेशनल लेवल मतलब इंडिया के भी बाहर पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ था। जब इंडिया में 1947 में आज़ादी चल रही थी, उस सेम टाइम पे अमेरिका में क्या हुआ था, उस सेम टाइम पे रशिया में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है ये वेरियस सोर्सेस हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेस, और इन्हीं सोर्सेस को कलेक्ट करके हम हिस्ट्री लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस टाइम का और हिस्ट्री लिख देते हैं, हम सारे सोर्सेस को कलेक्टिवली पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ था, फिर सारे सोर्सेस को मैच करके हम हिस्ट्री लिखते हैं। तो इन सब सोर्सेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस क्या होते हैं, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज। तो रिटर्न सोर्सेज ना बहुत सारे होते हैं, जो भी आपको लिखा हुआ दिखता है वो सब रिटर्न सोर्सेज होते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन रिटर्न सोर्स है न्यूज़पेपर। तो अगर हमें 1947 के बारे में जानना है तो उस टाइम के हम न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स में एवरीडे न्यूज़ छपती है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। फिर पीरियोडिकल्स मतलब होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद निकलते हैं, जैसे कि कोई मैगज़ीन हो गई। अब न्यूज़पेपर हम देखें तो वो रोज़ छपते हैं, पर मैगज़ीन जो है वो रोज़ नहीं छपती। वो कोई मैगज़ीन ऐसी होती है जो एक हफ्ते में आती है, कोई मैगज़ीन ऐसी होती है जो एक महीने में निकलती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पीरियोडिकल्स, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में निकलते हैं। तो वो पढ़ के भी हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। फिर आते हैं डायरीज़। अब बहुत सारे लोगों को डायरीज़ लिखने की आदत होती है, रोज़ या कभी कभी वो डायरीज़ लिखते रहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह हो गए, उनमें मोस्ट कॉमन हैबिट होती है कि वो लोग डायरीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के जाने के बाद उनकी डायरीज़ भी मिलती हैं। उन डायरीज़ को पढ़ के हमें उस टाइम पे पता चल सकता है। जैसे अगर आप कोई डायरी लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरी में क्या लिखेंगे, आज मैंने रेडियो देखा, आज मैंने टीवी देखा, सॉरी रेडियो देखा नहीं, आज मैंने रेडियो सुना, आज मैंने टीवी देखा। तो ये लाइन मान लीजिए आपने अपनी डायरी में लिखी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आप जब थे तो उस टाइम पे रेडियो था, उस टाइम पे टीवी था। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। वैसे ही उन लोगों ने भी लिखा होगा, मान लीजिए कोई नेता है, उसने लिखा कि आज हमने ये वाला आंदोलन किया, आज हम यहाँ गए, आज हमको इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। तो ऐसा डायरीज़ पढ़ के हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर आ गए रेफरेंस बुक्स मतलब ऐसे बहुत सारे बुक्स होते हैं जो अलग अलग ऑथर्स छापते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुक्स लिखना पसंद होता है, तो वो लोग बुक्स बना के लिख देते हैं कि ये हुआ था, ठीक है। फिर आता है करस्पॉन्डेंस। अब देखिए आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह बहुत ही डोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है। आज हमें किसी को कुछ भी मैसेज भेजना है या बात करनी है, हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं, एक कॉल लगाते हैं, मैसेज लग जाता है, कॉल लग जाता है और मैसेज चला जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, तुरंत बातचीत हो जाती है। पर एक टाइम पे क्या होता था, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं हुए थे, ना ही इंटरनेट होता था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम पे लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये लेटर्स लिखने को ही बोला जाता है करस्पॉन्डेंस। तो उस टाइम के लेटर्स जो है वो अभी तक प्रिजर्व्ड है। उन लेटर्स को पढ़ के हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। फिर है डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स। आर्काइव्स जो है, आर्काइव्स का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स या पुरानी चीज़ें सब कुछ संभाल के रखा जाता है। इंडिया में न्यू दिल्ली में
नेशनल आर्काइव्स है हमारा, ठीक है। ये आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल एंड आर्काइव्स ए ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो आर्काइव्स क्या होता है, ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सारी पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, चाहे वो पुरानी मूर्तियाँ हो गई, पुराने बर्तन हो गए, जो कुछ भी हमें पुरानी चीज़ें मिलती है उनको वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। फिर हो गए गवर्नमेंट गैजेट्स। अब गवर्नमेंट गैजेट्स भी रिटर्न सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट को अगर कोई ऑर्डर देना है, तो जैसे मोदी जी ने अभी लॉकडाउन लगाया, उन्होंने कैसे लगाया लॉकडाउन, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला होगा, पूरा लिख के दिया होगा और नीचे अपनी साइन कर दी होगी। तो ये हो गए गवर्नमेंट गैजेट्स, मतलब वो लोग कुछ भी ऑर्डर निकालते हैं, कुछ लिख के देते हैं, तो वो सब भी प्रिजर्व होते हैं हमारे नेशनल आर्काइव्स में। इनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहता है। फिर आ गए पोस्टेज स्टैम्प्स। अब पोस्टेज स्टैम्प से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कैसे, देखो इंडिपेंडेंस जब मिला था ना, तब एक पोस्टेज स्टैम्प निकला था, उस पर ईयर लिखा होता है सबसे पहले, तो लाइक 1947 लिखा है और यहाँ पे एक फ़ोटो होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि 1947 में अच्छा आज़ादी मिली थी। यहाँ पे झंडा वगैरह दिखा देंगे। फिर कोई भी लीडर का फ़ोटो भी लगा देंगे, ये मोस्ट कॉमन होता है पोस्टेज स्टैम्प में। आपको दिखेगा कोई एक लीडर का फ़ोटो लगा देंगे और यहाँ पे ईयर लिख देंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये लीडर थे इस ईयर में और इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो पोस्टेज स्टैम्प पे उनका फ़ोटो आया है, ठीक है। तो पोस्टेज स्टैम्प्स से भी, पोस्टेज स्टैम्प होता क्या है, आपने देखा होगा ना कि पोस्ट ऑफिस में ऐसा एक स्टैम्प जैसा होता है जो लोग लेटर्स पे लगाते हैं और फिर लेटर्स भेजते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स। फिर होता है एनसाइक्लोपीडियाज। एनसाइक्लोपीडियाज को कौन नहीं जानता, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ़ोटोज़ होते हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ के नीचे नाम लिखे होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल एनसाइक्लोपीडिया है अगर, तो एनिमल्स के फ़ोटो होंगे। बर्ड्स एनसाइक्लोपीडिया है तो बर्ड्स के फ़ोटो होंगे। तो इनसे भी हमें पता चलता है देख के कि उस टाइम पे कौन से बर्ड्स थे, कौन से एनिमल्स थे, क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब आते हैं रिटर्न सोर्सेज में। हमने इतने सारे रिटर्न सोर्सेज पढ़ लिए। देखिए अगर आपको रिटर्न सोर्सेज लिखना पड़ जाए एग्ज़ाम में और अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। कभी भी अगर आप आंसर वगैरह लिख रहे हो ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप याद रखना। कभी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली अभी तो आप 9th में हो, जब आप 10th में जाओगे और आपको तब बोर्ड के पेपर देने हैं, है ना। तो जब आप 10th में जाओगे या 9th से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप क्या करना, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए ना, आप ट्राई करना कि उसमें कोई ऐसी डायग्राम निकाल पाओ या कोई टेबल निकाल पाओ या फ़्लो चार्ट जैसे हम निकालते हैं ना, ऐसे एरो करके ऊपर कुछ लिखते हैं, तो ऐसे फ़्लो चार्ट्स निकालते हैं या डायग्राम्स निकालते हैं हम, स्पेशल उसको अंडरलाइन करके लिखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आप जितना क्लियर पेपर लिखोगे ना, आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी मार्क्स गेन करने की। आई होप आपको यूज़फुल होगी, ठीक है। फिर डू यू नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है यहाँ पे, क्या आपको पता है। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया है कि द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, ठीक है। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज़ एट न्यू दिल्ली। और जो मेन ऑफिस है इंडिया का, पूरे इंडिया का जो मेन ऑफिस है नेशनल आर्काइव्स का, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली क्या है, ये है हमारा इंडिया का कैपिटल, ठीक है। इसीलिए न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है। ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसीलिए बिल्कुल भी भूलना मत। इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया। एशिया में सबसे लार्जेस्ट आर्काइव्स अगर कोई है तो यही है। कौन सा वाला, न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्काइव्स इन एशिया। पूरे एशिया में सबसे बड़ा आर्काइव्स कौन सा है, तो वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, जस्ट एज न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड, दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं कि विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डैश इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो न्यूज़पेपर को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है। देखो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कुछ भी छाप सकते हैं, मीडिया पर कोई रोक नहीं है। मीडिया वाले जो है ना, ये कुछ भी छाप सकते हैं, ये ना प्रधानमंत्री के खिलाफ भी छाप सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर से हमारी डेमोक्रेसी, हमारी आज़ादी जो है वो बनी रहती है, इसलिए न्यूज़पेपर को बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ये मेजर मीडियम भी है इन्फॉर्मेशन का, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है न्यूज़पेपर से। इफ़ वी कंसिडर द पीरियड
फ्रॉम 1961 टू 2000, अगर 1961 से 2000 तक का पीरियड हम कंसिडर कर ले, ठीक है, इतने टाइम में क्या हुआ था, वी सी दैट इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया स्पेशली न्यूज़पेपर। तो हम बिगिनिंग में देखते हैं कि न्यूज़पेपर ही एक अकेली चीज़ थी जो न्यूज़ देती थी। देखो उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, तो न्यूज़ चैनल्स इतने थे नहीं टीवी में, ठीक है, तो न्यूज़पेपर एक अकेली चीज़ थी जो न्यूज़ देने का और बहुत बड़े पैमाने पे न्यूज़ देने का काम करती थी। With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media become available। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आ गया इंडिया में, तो भाई न्यूज़पेपर जो है ना, ये छपने थोड़े कम हो गए। क्यों? हालांकि अभी भी न्यूज़पेपर है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर एकदम गायब हो गए, और न्यूज़पेपर को आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है। बट अगर हम पहले के टाइम को और आज के टाइम को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पहले न्यूज़ के लिए सिर्फ एक ही सोर्स था, वो था न्यूज़पेपर। लेकिन अभी के टाइम में न्यूज़पेपर तो है ही, लेकिन उसके अलावा अल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरनेट से हम 2 मिनट में हमने मोबाइल खोली और इन शॉर्ट्स वगैरह तो देखते ही हम स्क्रॉल करते जाते हैं, न्यूज़ हमें दिखती जाती है ना। या फिर न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे ऐप आ गए हैं, या फिर बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो टीवी देख लेते हैं, टीवी में न्यूज़ सुन लेते हैं, या फिर रेडियो में न्यूज़ सुन लेते हैं, ठीक है। येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल। लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया जो है वो पावरफुल है। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर जो है आज भी पावरफुल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूज़पेपर का कोई अस्तित्व ही नहीं है या न्यूज़पेपर बिल्कुल ही वेस्ट है, ऐसा हम नहीं कह सकते। न्यूज़पेपर का आज भी उतना ही पावर है जितना पहले था। बस फ़र्क ये है कि पहले न्यूज़पेपर को कोई अल्टरनेटिव नहीं था, लोग सिर्फ न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ लेते थे, और आज न्यूज़पेपर को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के बारे में। अब हम एक एक रिटर्न सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? न्यूज़पेपर। Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, art, sports, literature, and social and cultural affairs. न्यूज़पेपर की मदद से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे नेशन में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ये हमें पता चलता है। इंटरनेशनल भी पता चलता है, मतलब यहाँ बैठे बैठे हमें पता चलता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है ना। कोरोना आया था तब हमें पता चल रहा था कि कोरोना कहाँ से आया था, कहाँ से आया, चाइना से आया। और हमें ये भी पता चल रहा था कि चाइना में लॉकडाउन लग गया, इंडिया में लग गया, अमेरिका में लग गया। ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमें पता चल रहे थे। फिर इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन सा अपोजिशन किसको गालियाँ दे रहा है, ये सब हमको पता चलता है। फिर आर्ट्स के बारे में पता चलता है, स्पोर्ट्स के बारे में, है ना, किसने मेडल जीते, IPL चल रहा है, इसकी तो बहुत सारी न्यूज़ चालू रहती है अभी न्यूज़पेपर में। फिर लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर मतलब कोई नई बुक वगैरह पब्लिश होती है, या मोस्टली ना न्यूज़पेपर में लोग अपनी राय देते हैं, जैसे एक बड़ा सा आर्टिकल लिखते हैं और अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि हमारी इच्छा से तो ये होना चाहिए, हमारे ओपिनियन से ये होना चाहिए। न्यूज़पेपर में बहुत बार ओपिनियन नाम से एक अलग सा ना एक पेज आता है, ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ओपिनियन नाम से एक अलग सा पेज आता है। तो इसमें ना लोगों के पूरे ओपिनियन भरे होते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा सुधार होना चाहिए, तो वो सब जो है वो लिटरेचर में आता है। सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स मतलब कहीं पे कोई फेस्टिवल मनाया गया, हर एक स्टेट का हम देखते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में भी न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो न्यूज़पेपर को हम देखा जाए तो एक ओवरऑल जानकारी हमें देता है, वो पूरे विश्व की जानकारी देता है वो, ठीक है, और अलग अलग एरियाज़ की जानकारी देता है। आर्ट के बारे में भी, कल्चर के बारे में भी, लिटरेचर के बारे में भी, सब बारे में न्यूज़पेपर हमें जानकारी देता है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। अब न्यूज़पेपर ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड मैटर्स के बारे में भी हमें जानकारी देता है, ठीक है। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। बहुत सारे ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं जो रीजनल एडिशंस भी अपना प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे नेशनल लेवल्स पे हमें न्यूज़पेपर मिल जाएगा, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, ये पूरे इंडिया की जानकारी हमें देते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको ऐसे और भी न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे जो महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की, जैसे कि लोक सत्ता हो गया, है ना, ये सिर्फ महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको बोला जाता है रीजनल न्यूज़पेपर, क्योंकि वो एक रीजन की जानकारी हमें दे रहे हैं। रीजन मतलब स्टेट। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। अब बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं जो न्यूज़पेपर
तो निकालते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ साथ ना वो आपको मान लीजिए कोई एक दिन है, संडे के दिन एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन भी दे देंगे। न्यूज़पेपर तो देंगे ही, संडे के दिन आपको हर संडे पे एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन भी दे देंगे, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट। एक्स्ट्रा उन्होंने सप्लीमेंट दे दिया, जैसे एग्ज़ाम में हम लेते हैं ना एक्स्ट्रा का पेपर, एक्स्ट्रा का सप्लीमेंट, वैसे ये लोग भी एक्स्ट्रा का सप्लीमेंट दे देते हैं आपको कि भाई पढ़ते बैठो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द dailies and work weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़ लेटर्स होते हैं वेरियस मूवमेंट्स के, मतलब अगर कोई मूवमेंट होता है तो उस बारे में हमें न्यूज़ में लेटर्स मिलते हैं बहुत सारे लोगों के। फिर डेलीज़, मतलब जो डेली अगर कोई मैगज़ीन छप रही है या कोई वीकली मैगज़ीन छप रही है, फिर मंथली मैगज़ीन या एनुअल मैगज़ीन, एनुअल मतलब जो पूरे साल में छपती है एक बार, इसको बोलते हैं एनुअल मैगज़ीन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के साथ साथ हमें देखने मिलती हैं। फिर सम न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दैट टेक एन ओवरव्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। अब कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी हैं, मान लीजिए जनवरी से तो दिसंबर तक पूरा साल कंप्लीट हो गया, अब पूरे साल भर में इन्होंने न्यूज़पेपर छापे हर दिन। अब दिसंबर में ये लोग क्या करेंगे, एंडिंग में 31 दिसंबर को न्यूज़पेपर के साथ और एक छोटा सा बुक दे देंगे। अब इस बुक में क्या लिखा होगा, पूरे साल भर में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना, जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सब इस बुक में लिखे होंगे कि जनवरी में ये इम्पॉर्टेंट हुए, फरवरी में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, मार्च में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, ऐसे करते करते दिसंबर तक। तो ऐसा भी कुछ न्यूज़पेपर करते हैं कि न्यूज़पेपर के साथ साथ वो पूरे साल भर का एक बुक बना देते हैं और पूरे साल भर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उसमें बता देते हैं। सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। तो ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं, ऐसे जो बुक्स वगैरह आते हैं, वो हमारी मदद करते हैं हम कि पूरे साल भर के हमें इवेंट्स पता चल सके, ठीक है। ओके, सो हमने रिटर्न सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं और हमने फर्स्ट रिटर्न सोर्स पढ़ा है न्यूज़पेपर्स, देन हम पढ़ेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स। ये 3 इम्पॉर्टेंट रिटर्न सोर्सेस हैं, ठीक है। कौन कौन से, न्यूज़पेपर, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और देन हम पढ़ेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल सोर्सेस के बारे में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। इतना सब मैं पढ़ा तो दूँ, लेकिन एक वीडियो में अगर मैं पढ़ा दूँगी सब कुछ तो याद कुछ रहने वाला है नहीं, सब कुछ चले जाएगा सर के ऊपर से। सो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऑलवेज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स रख सकते हैं, एंड आई विल फील हैप्पी टू आंसर देम। सो हियर जाने से पहले मुझे आपसे पूछना है एक सवाल, जिसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और सवाल ये है कि न्यूज़पेपर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिटर्न सोर्स है, ठीक है। न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिटर्न सोर्स है, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन ये कौन सा पिलर है डेमोक्रेसी का। न्यूज़पेपर इज़ डैश्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन से नंबर पे है ये न्यूज़पेपर डेमोक्रेसी के पिलर के रूप में, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि इसका आंसर आप लोगों को नहीं आता। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना ही है, बिल्कुल कुछ भी करके दो। अगर नहीं पता है तो फिर से वीडियो देखो और आंसर देना है, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।